नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां अलग अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं। आज हम विज्ञान और किसान में जानेंगे देसी गाय पालन के बारे में। कृषि स्टार्टअप में मिलवाएंगे आपको जैविक खेती करने वाली एक सफल महिला किसान से। इसके अलावा फार्मिंग इंडिया में बात होगी ई-नैम योजना की। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से मिली खास जानकारियों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो में और देखते हैं कि मास मीडिया विभाग के बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विस्तार विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार इंगले क्या महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हमारा जो विस्तार विभाग है, इस विस्तार विभाग के माध्यम से किसानों तक हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा देना, यह हमारे विस्तार निदेशालय का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत मास मीडिया के तहत हम किसानों के पास विभिन्न प्रकार की जानकारी मुहैया कराते हैं, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं, मिशन और नई पहलों के बारे में प्रचार प्रसार का जागरूकता पैदा करना, उसी प्रकार आधुनिक नवीनतम और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर परामर्श जारी करना, किसानों के कल्याण एवं कृषि और संबंध क्षेत्र संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। आगे इसी कड़ी में महिला किसान, विस्तार कार्यकर्ता, फील्ड पदाधिकारी, कृषि शोधकर्ता, कृषि उद्यमी तथा नीति निर्माताओं और आम जनता सहित किसानों के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रदान करना। साथ ही साथ किसानों के लिए हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्र प्रदर्शन का भी आयोजन करते हैं। किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण देने का भी यहाँ से प्रावधान होता है। इस सारी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं twitter.com@agrigoy, facebook.com@agrigoy, youtube.com@agrigoy तथा instagram.com@agrigoy। साथ ही साथ आप हमें इंटरनेट पर विजिट कर सकते हैं agricoop.gov.in तथा आप हमें देख सकते हैं डीडी किसान चैनल पर। उसी के साथ अगर आप हमें दूर दराज गाँव में है तो आप हमें सुन भी सकते हैं, जो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। ये सारी जानकारी आपको विस्तार निदेशालय भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से दी जाती है और हर समय समय पर हर दिन आपको कृषि विस्तार से संबंधित या अन्य विभागों से संबंधित प्रत्येक दिन आपको ये जानकारी आपको डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमारे डीडी किसान स्टूडियो कृषि भवन से आपको रोज़ मुहैया कराई जाती है। हम चाहते हैं कि इस पूरी जानकारी का आप लाभ लेकर सभी चीज़ों से अवगत रहकर आप अपना कृषि में योगदान बढ़ाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहायक आयुक्त सुनील कुमार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, आइए देखते हैं। मैं किसान भाइयों को आज बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का जो पंजीकरण की व्यवस्था की गई, उसकी तारीख जो है 31 जुलाई थी, समाप्त हो चुकी है। लेकिन जो लोनी फार्मर्स हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड से अधिसूचित फसल के लिए ऋण लिए हैं, वो स्वतः इसमें इनरोल्ड होते हैं। उनको सीएससी या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं होता है। उन किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार जाकर अपने जिस ब्रांच से आप केसीसी लिए हैं वहां जाएं और अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करें। इन्फॉर्मेशन में आधार नंबर, जो आपका खेत है और क्रॉप है, और साथ साथ जो बैंक खाता का विवरण है, इसको अवश्य एक बार चेक करें और जाके अपडेट कराएं, ताकि जो है आपको जो इसके लाभ मिलने में किसी तरह की कठिनाई ना हो। इसको करें, क्योंकि ये जो है इसमें खेतवार आकलन की व्यवस्था है, तो खेत और क्रॉप का सही विवरण बहुत ज़रूरी है। इसको एक बार सुनिश्चित करें।
जब आपकी क्लेम अमाउंट होती है वो सीधे आपके खाते में दी जाती है। तो खाते का विवरण अवश्य एक बार चेक करें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। इससे हम आप योजना का लाभ त्वरित रूप से ले सकते हैं और इसमें किसान भाइयों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी और योजना का जो प्रचार प्रसार है और जो उद्देश्य है वो भी उसका पूरा होने में मदद मिलता है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि MIDH विभाग के निदेशक केदारनाथ वर्मा ने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में क्या जानकारियां दी। कृषि मंत्रालय ने पिछले कुछ समय से क्लस्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं। टोटल 55 क्लस्टर्स अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि नॉर्मल क्लस्टर ना होके हॉर्टिकल्चर क्रॉप बेस्ड क्लस्टर हैं। मतलब उसमें हॉर्टिकल्चर की फसलें भी उगाई जाती हैं, फल सब्जियां इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि अभी तक जो किसान हैं वो बिखराव से, मतलब एक जगह इकट्ठा होके फसलों का उत्पादन ना करके पृथक पृथक उसका उपजाऊ उपज करते हैं, उगाते हैं, लेकिन इससे उनको आमदनी में उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना कि अगर वो इकट्ठे होके एक ग्रुप के माध्यम से करें। तो इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि हम लोग क्लस्टर पर ज़्यादा जोर दें। तो हमारी मिनिस्ट्री ने, हमारे मंत्रालय ने 55 क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स हैं। इन 55 क्लस्टर्स में पहले फर्स्ट फेज़ में ये निश्चय किया गया कि हम लोग 12 क्लस्टर्स पर पायलट स्टडी करेंगे और उसमें इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेंगे। तो इस तरीके से 12 क्लस्टर्स का चुनाव किया गया है, जो कि अलग अलग फसलों पर, जिसमें एप्पल है, बनाना है और भी क्रॉप्स हैं, पाइनएप्पल है। तो इस तरीके की क्रॉप को 12 राज्यों में लिया गया है। ये जो 12 क्लस्टर हैं ये 11 राज्यों में चिन्हित किए गए हैं। तो अब इससे फ़ायदा ये होगा किसानों का कि जो प्री प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है और उनकी जो मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, इससे इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लोगों को, किसानों को अलग अलग ना जाके एक समूह में जब उसको विपणन करेंगे, उसको बेचेंगे तो उसको उनका ज़्यादा लाभ होगा। और हम लोग क्लस्टर्स में ये भी ध्यान दे रहे हैं कि उसको स्टोर करने के लिए वहाँ प्रॉपर फैसिलिटी हो, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो, और इस तरीके की जो मार्केटिंग की फैसिलिटी हो वो किसानों को मिल सके, एक ही जगह पर उनको इस तरह की सारी सुविधाएं मिल सकें। तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये भी उद्देश्य है कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है अभी वो काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि हमारे उत्पादन तो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अपने हाईएस्ट लेवल पर है हॉर्टिकल्चर का उत्पादन, लेकिन एक्सपोर्ट उस हिसाब से उतना कम हो रहा है। तो इस प्रोग्राम के कार्यान्वयन होने के बाद अगर ये प्रोग्राम पूरे 55 क्लस्टर्स में लागू हो जाता है, इन 12 पायलट फेज़ की सफलता को देखते हुए अगर ये सफल होते हैं और 55 क्लस्टर्स पे लागू होता है, तो इससे हमारा 20% एक्सपोर्ट बढ़ने की पूरी उम्मीद है, जिससे किसानों को, देश के हर एक किसान को, न कि केवल किसानों को, बल्कि पूरे देश को इससे भरपूर फायदा मिलेगा। आइए अब देखते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निदेशक KR मीणा ने हमें कृषि अवसंरचना कोष के बारे में क्या अहम जानकारियां दी। हाल ही में भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक और राज्यों को सम्मानित किया है, जिनमें आंध्र प्रदेश को कोऑपरेटिव सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। इसी तरह मध्य प्रदेश को भी नॉन कोऑपरेटिव सेक्टर में इस स्कीम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया। हमने इसमें बैंकों को भी पुरस्कार दिया था, जिन्होंने इस स्कीम में लोन सैंक्शन करने में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस स्कीम के शुरुआत से अभी तक लगभग 10,000 करोड़ के 14,000 प्रोजेक्टों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें से करीब 7,800 प्रोजेक्ट वेयर हाउस हैं एंड
लगभग 2000 करोड़ प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स के हैं और 1110 प्रोजेक्ट जो कस्टमर हायरिंग सेंटर्स के सेटअप किए गए हैं और लगभग 600 प्रोजेक्ट सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग के लगे हैं। और इसमें इस स्कीम के तहत अनेक विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का भी आप लाभ ले सकते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस एंड कम्युनिटी फार्मिंग असिस्टेंट्स। सो मैं आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करें और आप खुद इस स्कीम का फ़ायदा लें, साथ में अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी इस स्कीम के बारे में बताएं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे विज्ञान और किसान और कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। हमारे देश में सदियों से देसी गाय पालन होता आ रहा है, लेकिन इन दिनों देसी गाय पालन और देसी गाय से मिलने वाले दूध की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है। सरकार भी इस दिशा में काफी अहम पहल भी कर रही है। आइए विस्तार से जानते हैं देसी गाय पालन के बारे में और देखते हैं कि देसी गाय पालन से आपको किस तरह से लाभ हो सकता है। भारत में पशुधन की कुल संख्या 53 करोड़ से भी ऊपर है। इनमें 19 करोड़ से ज्यादा गायें हैं। इनमें भी देसी गायों की संख्या 14 करोड़ के आसपास है। हमारे देश में गाय की 26 अच्छी नस्लें पाई जाती हैं। देसी गायें 3 तरह की हैं: दुधारू, ड्राफ्ट और दोहरे उद्देश्य वाली। गिर, लाल सिंधी, साहिवाल और देओनी दुधारू नस्ल की गायें हैं और अधिक दूध देने वाली होती हैं। दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल दूध के साथ साथ भार वहन का काम भी करती हैं। इनमें हरियाणा, ओंगोल, थारपारकर और कांकरेज का नाम लिया जा सकता है। इसी तरह ड्राफ्ट नस्ल की गायें कम दूध देने वाली होती हैं, लेकिन बैल शानदार भार वहन क्षमता वाले होते हैं। नागौरी, मालवी, केलरीगढ़, अमृत महल, खिलारी और सिरी इसी तरह की नस्लें हैं। देसी गायें सदियों से हमारे ग्रामीण जीवन का हिस्सा रही हैं और अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी। इनसे मिलने वाला A2 प्रकार का दूध न सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर है, बल्कि मधुमेह से लड़ने में मददगार भी, जबकि गोबर का इस्तेमाल प्राकृतिक खाद के रूप में होता है। अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तब तो देसी गायें रखनी ही होगी। गांवों में ज्यादातर किसान पारंपरिक तरीकों से पशुपालन कर रहे हैं। ज्यादा मुनाफे के लिए व्यावसायिक तरीके अपनाने होंगे। आप चाहें तो 5 या 10 गायों से शुरुआत कर सकते हैं। गिर, साहिवाल, लाल सिंधी और हरियाणा नस्ल की एक गाय को कम से कम 10.5 वर्ग फुट जगह चाहिए। व्यावसायिक रूप से गौपालन के लिए गौशाला शहर के नजदीक होनी चाहिए और आसपास आहार की उपलब्धता आसानी से होनी चाहिए। जल भराव से बचने के लिए बाड़े को थोड़ा ऊंचा रखें। साथ ही उसमें बारिश, गर्मी और सर्दी से बचने के इंतजाम जरूर करें। अगर गाय भोजन में कम रुचि दिखा रही है तो नमक, गुड़ या खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, गाय को सड़ी गली चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी है। चारे में अचानक बदलाव ना करें, बल्कि पहले से दिए जा रहे चारे में नया चारा थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं और बाद में इसे पूरी तरह रिप्लेस कर दें।
हरे और सूखे चारे को साथ मिलाकर दें। इससे पेट में गैस भी नहीं बनेगी और गोबर भी पतला नहीं होगा। गायों को हमेशा अच्छा आहार दें। शुरुआत में पशु को थोड़ा सा आहार चखाएं, जबकि दुधारू पशु को उसकी जरूरत के हिसाब से आहार देना है। मान लीजिए आपकी गाय 2 लीटर दूध दे रही है तो उसे 1 किलो पशु आहार खिलाना है। पशु को सुबह या शाम के समय 30 से 40 मिनट तक टहलाना और चराना अच्छा रहता है। पशु को बांधने वाली रस्सी ज्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए, वरना घाव का खतरा रहता है। एक पशु का बचा हुआ चारा दूसरे पशु को बिल्कुल न दें। पशु को तनाव मुक्त रखें और गौशाला की सफाई का ख्याल रखें। पशु पर नजर बनाए रखें। अगर कोई अवांछित व्यवहार दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए गायों को रोजाना नहलाएं और उन्हें छायादार जगह पर बांधें। 2 बछड़ों के बीच 12 से 13 महीने का फासला रखें। एक ब्यांत के करीब 3 माह बाद गाय गर्मी में आती है। गर्मी में आते ही गर्भाधान करा दें। दुधारू गायों को दुहने का समय निर्धारित कर लें। ज्यादा दूध देने वाली गाय को 3 बार भी दुह सकते हैं। इससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। गाय को बहुत ज्यादा स्नेह की जरूरत होती है। मारने पीटने या सख्ती से पेश आने पर वो दूध सोख लेती है। दूध दोहने वाले शख्स अपने नाखूनों को बढ़ने ना दें और दोहते समय अंगूठे के छीमी के बीच में ना रखें। इससे थनैला होने का खतरा बना रहता है। पशुपालन पोषण के साथ साथ कमाई का जरिया है, इसलिए इसे सही तरीके से करें ताकि अच्छा मुनाफा मिल सके। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए आगे बढ़ते हैं और अब मिलते हैं एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। रासायनिक खेती से हो रहे नुकसान को देखते हुए कई प्रगतिशील किसान अब जैविक खेती को अपनाने लगे हैं और इसे अब समय की मांग कहा जा रहा है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सफल महिला किसान नीलम सिंह से, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया और इस क्षेत्र में अपना नाम बनाया। नीलम वर्मा पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन प्रकृति के करीब रहने के लिए इन्होंने खेती को चुना। नीलम लगभग 50 एकड़ में खेती करती हैं। उनके यहाँ होने वाली सब्जियाँ, फल और अनाज प्राकृतिक मिठास लिए होते हैं और इन सब के साथ अपने वेलनेस फार्म के माध्यम से नीलम वर्मा समाज को स्वस्थ रखने में प्रयासरत हैं। नीलम वर्मा का जन्म सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा दिल्ली में ही हुई है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े होने के कारण वो हमेशा से मानव के स्वास्थ्य हित के बारे में सोचती रहती थी। यही कारण था कि वो आयुर्वेद से भी जुड़ी हुई थी। जब भी नीलम ट्रेन का सफर करती तो रास्ते में पड़ने वाले खेत उन्हें बहुत आकर्षित करते थे। उन्हें हरे भरे खेत देखना और मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद आती थी। उनका सपना था कि वो भी अपने खेत में खेती कर सके। उनकी सोच से उनके पति भली भांति अवगत थे। उन्होंने हरियाणा के मानेसर में खेत ले लिए और फिर क्या था, नीलम वर्मा अपने सपनों में रंग भरने लगी। नीलम वर्मा के वेलनेस फार्म की अवधारणा आकार लेने लगी। उन्होंने 2 से 3 एकड़ में फूलों की खेती शुरू की ताकि वहाँ का माहौल खुशनुमा दिखाई पड़े और यहाँ आने जाने वाले लोगों को लगे कि वो प्रकृति के करीब, प्रकृति की गोद में हैं। नीलम वर्मा खुद अपने खेतों की देखभाल करती हैं और वहाँ काम करने वाले लोगों से बातचीत कर सभी समस्याओं का समाधान करती हैं। शुरुआत में नीलम वर्मा ने पारंपरिक फसलें ही लगाई, लेकिन पढ़ी लिखी नीलम जानती थी जैविक खेती आज के समय की जरूरत है और खेती है जो हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकती है। अपने खेत को हानिकारक रसायनों से बचाने के लिए नीलम वर्मा ने जैविक पद्धति से खेती करने का फैसला किया। उन्होंने फूलों के साथ साथ फलों की खेती भी शुरू की। वो जैविक खेती को बढ़ावा देने लगी। वो जानती थी जैविक खेती के कारण ही फूलों, फलों, सब्जियों और अन्य पदार्थों में मिठास बनी रह सकती है। नीलम वर्मा चाहती थी कि उनके वेलनेस फार्म पर आकर लोग प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक भोजन करें और स्वस्थ वातावरण का अनुभव ले सकें। नीलम वर्मा हानिकारक रसायनों से बचने के लिए जिस भी जैविक खादों का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें खेतों पर ही बनाया जाता है। इन्होंने अपने फार्म पर गाय, भैंसे भी पाल रखी हैं ताकि उन्हें खाद बनाने के लिए अपशिष्ट प्राप्त हो सके, साथ ही उच्च गुणवत्ता का दूध भी मिल सके। नीलम वर्मा खेती में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं से भी वाकिफ हैं। इसीलिए उनका मानना है कि कृषि को व्यवसाय के नजरिए से देखना जरूरी है, जो अभी के समय की मांग भी है। यही कारण है कि नीलम वर्मा जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं।
कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे ई-नैम के बारे में अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले, इस उद्देश्य के साथ सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो कि किसानों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। आइए विस्तार से जानते हैं ई-नैम के बारे में। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नैम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नैम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नैम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज जो अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको जरूर लाभ होगा। इस कार्यक्रम को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।